नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। वक्त हो चला है न्यूज एट 7 का। सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि लोकसभा से कांग्रेस का वॉकआउट देखने को मिला। अमित शाह के संबोधन के बीच विपक्ष का जबरदस्त वॉकआउट देखने को मिला है। दरअसल लोकसभा में चुनाव सुधार पर 2 दिन चर्चा हुई, लेकिन इस दौरान कांग्रेस ने वॉकआउट कर दिया। अमित शाह जिस दौरान संबोधित कर रहे थे उस दौरान सबसे पहले तो राहुल गांधी बाहर निकले, उसके बाद से एक एक करके कई और भी चेहरे जो कि अब उस दौरान लोकसभा में मौजूद थे, लेकिन कांग्रेस की ओर से जैसे राहुल गांधी बाहर निकले धीरे धीरे करके कांग्रेस को और भी कई दिग्गज चेहरे बाहर जाते हुए दिखाई दिए। दरअसल राहुल गांधी का इस पर भी ये कहना था कि जो सवाल दागा गया था उन सवालों के जवाब हमें नहीं मिले हैं। गृह मंत्री अमित शाह अपनी बात तो रख रहे थे, लेकिन मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे थे, वो सवालों से भाग रहे थे। तो लोकसभा में कांग्रेस का वॉकआउट देखने को मिला, जिस दौरान गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे थे। फिलहाल देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जिस दौरान लोकसभा में संबोधित कर रहे थे उस दौरान कांग्रेस का उसी बीच वॉकआउट देखने को मिला है। और साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के भाषण के दौरान राहुल गांधी के हस्तक्षेप से माहौल अचानक गर्मा गया। दोनों नेताओं के बीच में तीखी नोकझोंक भी हुई, जहां राहुल ने शाह को डिबेट की जहां चुनौती दे दी, तो शाह ने कहा कि उकसावे में नहीं आएंगे और अपने क्रम से ही बोलेंगे। राहुल गांधी जैसे ही बाहर आए, राहुल गांधी की ओर से कहा गया कि जो सवाल उनसे पूछा गया था उस सवाल का जवाब नहीं मिला। अब आपको एक एक करके हम बताते हैं कि देखिए, सबसे पहले तो अमित शाह की ओर से कहा गया कि विपक्ष के नेता की तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दूंगा, एक शादी वाली, एक एटम बम वाली, एक हाइड्रोजन बम वाली, हर सवाल का जवाब दूंगा। राहुल गांधी की ओर से भी इस मामले में सवाल पूछा गया था और ये कहा गया था कि ये एक अच्छा विचार है कि आइए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा करें। अमित शाह जी, मैं आपको इसके लिए चुनौती देता हूं। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार चुनाव आयुक्त को पूरी इम्यूनिटी दी जा रही है, इसके पीछे की सोच क्या है वो सबसे पहले बताएं। इस पर भी गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कहा गया कि मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुन करके आया हूं, मुझे संसदीय प्रणाली का लंबा अनुभव है। विपक्ष के नेता कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, आपकी मुंसिफी से संसद नहीं चलेगी, मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से संसद नहीं चलेगी। इन्हें धैर्य रखना चाहिए, इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, लेकिन मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते। और इस पर भी राहुल गांधी की ओर से कहा गया कि अगर आपने गृह मंत्री की प्रतिक्रिया सुनी तो फिर आपको यह समझ में आएगा कि वो डरा हुआ रिस्पॉन्स दे रहे थे। तो लोकसभा से वॉकआउट पर राहुल गांधी का बयान सामने आया और अमित शाह मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे। राहुल गांधी ने ये तीखा हमला बोला है गृह मंत्री अमित शाह पर और ये कह दिया कि जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो सवालों के जवाब नहीं दे रहे थे। तो फिलहाल देखिए, जानकारी आपको दे रहे हैं कि किस तरीके से लोकसभा में आज तीखी नोकझोंक देखने को जरूर मिली है गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी के बीच में, क्योंकि राहुल गांधी जिन सवालों के जवाब चाह रहे थे, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा भी कि मुझे 30 सालों का अनुभव है, मुझे पता है कि कब किस सवाल का जवाब देना है, मैं अपने क्रम खुद तय करूंगा, कोई और नहीं। हालांकि राहुल गांधी का ये कहना था कि गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन को अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो उनके रिस्पॉन्स को कोई भी सुनकर ये कह सकता है कि वो डर के माहौल में थे और डरा हुआ ही वो रिस्पॉन्स दे रहे थे। उनसे जो सवाल पूछे गए उन्होंने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। मैंने 2-3 चीज़ें कही थी जी। मैंने कहा था ट्रांसपेरेंट वोटर लिस्ट सबको दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। मैंने कहा कि ईवीएम का आर्किटेक्चर सबको दे दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा। मैंने कहा था कि बीजेपी के नेता हरियाणा में और बिहार में वोट दे रहे हैं, उसके बारे में नहीं कहा। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सॉलिड प्रूफ है, उसके बारे में कुछ बोला नहीं। सीजीआई को लेकर सीजीआई को लेकर इलेक्शन कमिश्नर को फुल इम्यूनिटी दी जा रही है। मैंने 2-3 चीज़ें कही थी जी। मैंने कहा था ट्रांसपेरेंट वोटर लिस्ट सबको दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। मैंने कहा कि ईवीएम का आर्किटेक्चर सबको दे दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा।
मैंने कहा था कि बीजेपी के नेता हरियाणा में और बिहार में वोट दे रहे। तो यूनेस्को ने दिवाली को अमूर्त विश्व धरोहर घोषित कर दिया। यूनेस्को ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज यानी कि अमूर्त विश्व धरोहर की सूची जारी की। इसमें घाना, जॉर्जिया, कांगो, इथियोपिया और मिस्र सहित कई देशों के सांस्कृतिक प्रतीक भी शामिल हैं। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि दीपावली हमारी सभ्यता की आत्मा है। भारत की 15 अमूर्त विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। इसमें दुर्गा पूजा, कुंभ मेला, वैदिक मंत्रोच्चार, रामलीला, छाव नृत्य भी शामिल है। ये फैसला उस समय आया जब दिल्ली में यूनेस्को की इंटर गवर्नमेंटल कमेटी फॉर इंटेंजिबल हेरिटेज की 20वीं बैठक की मेजबानी कर रही है। यह 8 से 13 दिसंबर तक चलेगी और इस मौके को देखते हुए केंद्र सरकार ने 10 दिसंबर को विशेष दीपावली समारोह रखने का फैसला किया है, ताकि दुनिया के सामने भारत की सांस्कृतिक पहचान को मजबूती तरीके से पेश किया जा सके। कि दीपावली भगवान राम के वनवास से लौट करके जो देश भर में जो खुशी मनाई थी, उस पर्व का नाम है दीपावली। और उसको है मतलब एक तरह से असत्य पे सत्य की विजय थी, राक्षसी प्रवृत्ति पर देवत्व की विजय था। ये काम अगर सारी दुनिया भी इस बात को करे कि इस प्रकार की प्रवृत्तियों को समाप्त करके अगर किसी अच्छे जीवन की दिशा में जा सके, तो ये पर्व उनको भी एक नई शिक्षा देगा कि जीवन में हमें करना क्या है, राम क्यों राम बना है। ये अगर वो भी समझने की कोशिश करेंगे तो संपूर्ण मानवता के लिए बहुत अच्छा होगा। तो वहीं थाईलैंड और कंबोडिया के बीच का जंग आज भी जारी है। इस दौरान दोनों देशों के कम से कम 10 लोग मारे गए हैं और सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले 1.25 लाख लोगों को घरों से पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। पिछले रात थाईलैंड की गोलीबारी में कंबोडिया में कम से कम 7 लोगों की मौतें हुई, जबकि थाईलैंड में 3 मौतें रिकॉर्ड की गई है। थाईलैंड की सेना ने 3 जवानों की मौत की पुष्टि की है, जिसमें एक 8 दिसंबर को और 2 9 दिसंबर को मारे गए। आज मारे गए 2 सैनिकों में से एक की मौत सुरीन प्रांत में इनडायरेक्ट फायर से हुई, जबकि दूसरे की मौत प्रेह विहार मंदिर के पास ग्रेनेड ब्लास्ट में हुई। थाईलैंड की सेना ने यह कहा है कि उसने 492 अस्थायी शेल्टर होम बनाए, जिनमें कि अभी भी 1,25,838 लोग रह रहे हैं। वहीं कंबोडिया में पोयपेट में स्थानीय अधिकारियों ने एक तात्कालिक मैसेज जारी किया, जिसमें कि लोगों से शेल्टर होम में जाने को कहा गया। उन्होंने कहा कम से कम 5 इलाकों वेको, टॉम नॉब, कॉर 5 और ओ नेंग और साथ ही टूर प्रसाद के लोगों को तत्काल सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा गया है। आपको बता दें कि थाईलैंड कंबोडिया के बीच चल रही लड़ाई जुलाई में शुरू हुए युद्ध से जुड़ी हुई है, जो एक बार फिर से भड़क उठी है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच की लड़ाई मई महीने में भड़की, जो जुलाई में आमने सामने की लड़ाई में तब्दील हो गई। थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस के 3 जंक्शन पर स्थित एमरल्ड ट्रायंगल की वजह से यह संघर्ष बार बार भड़कता रहता है। यह इलाका सिर्फ सामरिक लिहाज से नहीं, बल्कि दोनों देशों के लिहाज से, सांस्कृतिक लिहाज से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में प्रसाद तामुएन थॉम और प्रेहविहिर जैसे प्राचीन मंदिर स्थित है, जिन पर दोनों देशों का दावा है कि जुलाई में हुए युद्ध को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता से हुई शांति समझौते ने रोका था। लेकिन अब यह संघर्ष विराम टूट चुका है। तो हमेशा सुर्खियों और विवादों में रहने वाले पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार करके 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सीजेएम कोर्ट देवरिया में अमिताभ ठाकुर पेश किए गए थे। देवरिया में एक जमीन खरीदने के मामले में लखनऊ में अमिताभ ठाकुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज था। लखनऊ पुलिस इंडस्ट्रियल प्लॉट घोटाले में पूर्व आईपीएस को जेल भेजा गया। फर्जी दस्तावेज से प्लॉट आवंटन मामले में
धोखाधड़ी और साथ ही दुरुपयोग के भी आरोप है। बताया जाता है कि देवरिया जेल में 1999 में पत्नी के नाम पर फर्जी पहचान से प्लॉट लेने का आरोप है। अधिकारियों पर दबाव डाल करके अवैध आवंटन कराने का आरोप है। संपत्ति विवरण छिपाने और गलत जानकारी देने का पुराना विवाद। गोंडा में हथियार लाइसेंस घोटाले का भी आरोप है अमिताभ ठाकुर पर। ये तमाम बड़े आरोप लगे थे। सोशल मीडिया पर बदनाम करने के मामले में भी हाल ही में मुकदमा दर्ज हुआ था। राज्य के कई थानों में धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में मामले दर्ज बताए जाते हैं। भोपाल में ब्राह्मणों पर विवादित बयान देने वाले आईएएस अफसर संतोष वर्मा ने फिर से तेवर दिखा दिए। उनके समर्थन में भीम आर्मी चीफ और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि कितनों संतोष वर्मा को मारोगे, हर घर से एक संतोष वर्मा निकलेगा। इसी बात को फिर से एक कार्यक्रम में संतोष वर्मा ने दोहरा दिया। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि उनके तेवर कम नहीं होने वाले। अजाक्स के एक कार्यक्रम में आईएएस अफसर संतोष वर्मा सांसद चंद्रशेखर आजाद का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि कितने संतोष वर्मा को तुम मारोगे, कितने संतोष वर्मा को तुम जलाओगे, कितने संतोष वर्मा को तुम निगल जाओगे। अब हर घर से एक एक संतोष वर्मा निकलेगा। आईएएस अफसर ने आगे ये भी कहा कि जब हर घर से एक एक संतोष वर्मा निकलेगा तो आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप हर संतोष वर्मा को जला दोगे। सोशल मीडिया पर बस ये 31 सेकंड का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें आगे उन्होंने क्या कहा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। हालांकि वीडियो देखने के बाद पता चलता है कि संतोष वर्मा अजाक्स के पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। वहीं ब्राह्मण समाज के लोग लगातार इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने प्रमोशन के फर्जीवाड़े की जांच की मांग की। वहीं बिहार विधानसभा में एलजेपीआर के विधायक ने संतोष वर्मा पर कार्रवाई को लेकर के आवाज उठाई। एमपी में लगातार प्रदर्शन चल रहा है। गौरतलब यह है कि संतोष वर्मा पर अभी तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। विरोध को देखते हुए सिर्फ नोटिस जारी किया गया। नोटिस जारी कर उनसे 7 दिनों में जवाब मांगा गया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई तो लोगों में आक्रोश और बढ़ सकता है। संतोष वर्मा, चंद्रशेखर, रावण और मिनिस्टर इंदर सिंह परमार तीनों को लेकर जिस तरीके से बातें सामने आ रही थी और उनकी ओर से भी कई सारी बातें अपनी अपनी रखी गई थी। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर के एक बार फिर से वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है और आईएएस संतोष वर्मा पर एक बार फिर कार्रवाई की मांग तेजी से उठने लगी है। कितने संतोष वर्मा को क्या करोगे? कल हर घाट से संतोष वर्मा निकलेगा, दामोदर मंडल निकलेगा, रविंद्र भाटी निकलेगा, बयान के बारे में उनसे प्रश्न पूछना चाहिए। भारतीय समाज ऐसे बयानों को आदी नहीं है, वो नहीं स्वीकार कर सकता, वो निंदनीय है। भीम आर्मी के जो हमारे चंद्रशेखर रावण जी हैं, बहुत अच्छे समाज सेवी है और समाज के लिए बहुत लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बोले कितने संतोष वर्मा को तुम मारोगे, कितने संतोष वर्मा को तुम जलाओगे, कितने संतोष वर्मा को तुम निकल जाओगे। अब हर घर से एक एक संतोष वर्मा निकलेगा और जब हर घर से संतोष वर्मा निकलेगा तो फिर आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप हर संतोष वर्मा को जला सको। तो गोवा के बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में 6 दिसंबर को आग लगने से 25 लोगों की मौत मामले में क्लब के 4 मालिकों में से एक को हिरासत में लिया गया। आरोपी का नाम अजय गुप्ता बताया जा रहा है। वो दिल्ली का ही रहने वाला है। गोवा पुलिस ने बुधवार को उसे दिल्ली से ही हिरासत में लिया। गोवा पुलिस ने दिल्ली क्राइम ब्रांच ऑफिस में आरोपी से पूछताछ की और इसके बाद उसे साकेत कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को गोवा पुलिस की 36 घंटे के ट्रांजिट रिमांड पर सौंपा है। इस दौरान उसे दवाएं लेने की अनुमति दी गई है। क्राइम ब्रांच ऑफिस में जाने के दौरान आरोपी ने मास्क, टोपी और हुडी जैकेट से अपना चेहरा छिपाए रखा था। आरोपी अजय ने मीडिया के सवालों पर कहा कि मैं सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर हूं, मुझे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पता। इधर क्लब के 2 अन्य मालिक और सगे भाई यानी सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा, इन्होंने दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। कोर्ट ने जमानत नहीं दी और पुलिस से जमानत पर जवाब मांगा। मामले पर गुरुवार को ही फिर से सुनवाई होगी। दोनों भाई आग लगने के कुछ घंटे बाद ही 7 दिसंबर को दिल्ली से थाईलैंड के लिए भाग चले थे। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस
ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इंटरपोल ने दोनों भाइयों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया। नाइट क्लब के एक अन्य मालिक सुरेंद्र कुमार पोसला के खिलाफ भी लुकआउट सर्कुलर जारी हो चुका है। वो एक ब्रिटिश नागरिक बताया जा रहा है। तो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के रानीताला और डोमकल पुलिस स्टेशनों के अंतर्गत चलाए गए 2 अलग-अलग अभियानों में कुल 55 सॉकेट बम बरामद किए गए। अधिकारियों ने जानकारी दी। मुर्शिदाबाद के पुलिस अधीक्षक कुमार सुनीराज के अनुसार रानीताला पुलिस स्टेशन क्षेत्र के बालीग्राम पंचायत के अंतर्गत बरियानगर मोड़ के पास एक तालाब में सबसे पहले 30 लावारिस सॉकेट बम मिले। सूचना मिलते ही रानीताला पुलिस स्टेशन की एक टीम मौके पर पहुंची और इलाके को सुरक्षित कर लिया गया। बम स्क्वाड को सूचित किया गया और विस्फोटकों को सुरक्षित रूप से नष्ट करने की व्यवस्था की गई। पुलिसकर्मियों को घटनास्थल पर तैनात किया गया। एक अन्य घटना में डोमकल पुलिस ने मंगलवार देर रात एक सूत्र से मिली सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में 25 सॉकेट बम बरामद किए। ये छापेमारी महेदीपारा बरतानाबाद सड़क के किनारे स्थित महेदीपारा बांस उद्यान में की गई, जहां डोमकल के वार्ड नंबर 6 में झाड़ियों में छिपा करके रखे गए पुराने नायलॉन बैग में लगभग 25 सॉकेट बम बरामद हुए। घटनास्थल पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया और आवश्यक कार्रवाई के लिए बम निरोधक दस्ता यानी BTDS को सूचित कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि दोनों मामलों में आगे की जांच जारी है। पाकिस्तान की संसद में गूंजा पाकिस्तानी चोर है। जी हां, पाकिस्तान की बेइज्जती तो कई बार हुई है, मुल्क के अंदर भी और बाहर भी, लेकिन अब तो पाकिस्तान की संसद में ही उसकी इज्जत नीलाम हो रही है। संसद के भीतर से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्होंने पाकिस्तान के बिखारिस्तान होने वाली बात पर मुहर लगा दी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये पाकिस्तान की संसद है, ये पाकिस्तान के सांसद हैं, ये पाकिस्तान की भिखमंगी का सबूत है, ये पाकिस्तान की हकीकत है। ये किसी के पैसे गिर गए, ये तो 10-12 हाथ खड़े हो गए। पैसे इतने नहीं है जितने लोगों के हाथ खड़े, ये तो सारे हाउस के हाथ खड़े हो गए। ये थैंक यू जो भी मुझे दे के गया। पाकिस्तान की संसद का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल है। क्या गरीबी है, क्या बदहाली है, क्या मजाक है। ये मजाक ही तो है। ये किसी के पैसे गिर गए, ये तो 10-12 हाथ खड़े हो गए। पैसे इतने नहीं है जितने लोगों के हाथ खड़े, ये तो सारे हाउस के हाथ खड़े हो गए। ये थैंक यू जो भी मुझे दे के गया। दरअसल पाकिस्तान की संसद में किसी की जेब से कुछ रुपए गिर गए। स्पीकर ने सांसदों की ईमानदारी परखने के लिए हाथ में रुपए लेकर पूछा कि ये पैसे हैं किसके, तो वहां मौजूद 12 से 13 सांसदों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। इस पर स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि जितने नोट नहीं हैं उससे ज्यादा तो हाथ उठ गए हैं। ये तो पूरे हाउस ने ही हाथ उठा दिए। ये किसी के पैसे गिर गए, ये तो 10-12 हाथ खड़े हो गए। पैसे इतने नहीं है जितने लोगों के हाथ खड़े, ये